हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा पहला क्वेश्चन था कि नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है। पहला ऑप्शन था निषेचन, दूसरा ऑप्शन था परागकण, तीसरा ऑप्शन था जनन और चौथा ऑप्शन था बीज निर्माण। तो इस सवाल का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर 1 निषेचन। हमारा अगला क्वेश्चन था कि इनमें से क्या उष्मारोधी है। पहला ऑप्शन था लोहा, दूसरा ऑप्शन था सोना, तीसरा ऑप्शन था चांदी और चौथा ऑप्शन था प्लास्टिक। तो इनमें से जो प्लास्टिक है वह उष्मारोधी पदार्थ होता है, इसलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन था कि दही में पाया जाता है। पहला ऑप्शन था एस्कॉर्बिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन था लैक्टिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन था एसेटिक अम्ल या चौथा ऑप्शन था फार्मिक अम्ल। तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर 2 लैक्टिक अम्ल। हमारा अगला क्वेश्चन था कि अगर किसी वस्तु को समतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूरी पर बनेगा। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर 3 10 सेंटीमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन था वन मृदा को अपरदन से बचाती है, दूसरा ऑप्शन था वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती है, तीसरा ऑप्शन था वन जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करती है और चौथा ऑप्शन था कि मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक होती है। तो इनमें से जो कथन 2 है वो कथन गलत है, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन था कि रक्त का थक्का बनना किस कोशिका की उपस्थिति के कारण होती है। पहला ऑप्शन था लाल रक्त कोशिका, दूसरा ऑप्शन था श्वेत रक्त कोशिका, तीसरा ऑप्शन था पट्टिकाणु या चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर 3 पट्टिकाणु। हमारा अगला क्वेश्चन था कि किससे बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। पहला ऑप्शन था अवतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन था उत्तल दर्पण, तीसरा ऑप्शन था अवतल लेंस या चौथा ऑप्शन था समतल दर्पण। तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर 1 अवतल दर्पण। हमारा अगला क्वेश्चन था कि परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। पहला ऑप्शन था बीज में, दूसरा ऑप्शन था पुंकेसर में, तीसरा ऑप्शन था स्त्री केसर में या चौथा ऑप्शन था फल में। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर 4 फल में। हमारा अगला क्वेश्चन था कि गर्जन के साथ भारी वर्षा होने पर हमें, पहला ऑप्शन था किसी निर्जन स्थान पर किसी बड़े पेड़ के नीचे शरण नहीं लेना चाहिए, दूसरा ऑप्शन था पानी में रहना चाहिए, तीसरा ऑप्शन था घर की सारी खिड़कियों को खोलकर रखना चाहिए और चौथा ऑप्शन था ऐसी छतरी का प्रयोग नहीं करनी चाहिए जिसकी डंडी धातु की बनी हो। तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन था कि लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याली में डुबाया जाता है, इसका दूसरा सिरा, पहला ऑप्शन था चालन के कारण ठंडा हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन था कि संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन था विकिरण के कारण ठंडा हो जाएगा और चौथा ऑप्शन था ठंडा नहीं होगा। तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन अति लघु प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा था कि इंद्रधनुष में दिखाई देने वाली 7 रंगों का नाम लिखे। तो इसका सही जवाब था कि इंद्रधनुष में दिखाई देने वाली 7 रंगों के नाम जैसे लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी आदि। हमारा अगला क्वेश्चन था कि किन्हीं 2 सूचकों का नाम लिखिए। तो इसका सही जवाब था कि प्राकृतिक में पाया जाने वाला 2 सूचक जैसे
लिटमस पत्र और हल्दी। हमारा अगला क्वेश्चन था कि ऐसी 5 पदार्थों के नाम बताइए जिन्हें हम वनों से प्राप्त करते हैं। तो इसका सही जवाब था कि वनों से प्राप्त होने वाले 5 उत्पाद जैसे गोंद, तेल, मसाले, जंतुओं का चारा और जड़ी बूटी। हमारा अगला क्वेश्चन था कि डॉक्टरी थर्मामीटर का पारस कितना होता है। तो इसका सही जवाब था कि डॉक्टरी थर्मामीटर का पारस 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होती है। हमारा अगला क्वेश्चन था कि ऐसी 2 भूमिगत तने का नाम लिखिए जिनमें कायिक जनन होती है। तो इसका सही जवाब था कि आलू और प्याज ऐसी 2 भूमिगत तने हैं जिनमें कायिक जनन होती है। हमारा अगला क्वेश्चन था कि अति अम्लता या गले में जलन से पीड़ित व्यक्ति प्रति अम्ल की गोली क्यों लेता है। तो इसका सही जवाब था कि अति अम्लता या गले में जलन के दौरान हमारे पेट में अत्यधिक अम्ल उत्पन्न हो जाती है। एक प्रति अम्ल में क्षारक होता है। यह क्षारक अत्यधिक अम्ल के साथ मिलती है और उसके प्रभाव को उदासीन कर देती है और हमें आराम मिल जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन था कि चींटी काटती है तो त्वचा में खाने वाला सोडा क्यों लगाते हैं। तो इसका सही जवाब था कि चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। जब चींटी काटती है तब त्वचा में चींटी फॉर्मिक अम्ल को डाल देता है। फॉर्मिक अम्ल के प्रभाव को खाने वाला सोडा मलकर उदासीन किया जा सकता है जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। हमारा अगला क्वेश्चन था कि रोगी वाहनों पर एम्बुलेंस शब्द उल्टा क्यों लिखा होता है। तो इसका सही जवाब था कि वाहनों के पार्श्व दृश्य दर्पण में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चूंकि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब में बीम का बायां भाग प्रतिबिंब के दक्षिणी भाग की तरफ तथा बीम का दक्षिणी भाग प्रतिबिंब के बाएं भाग की तरफ दिखाई देता है। इसीलिए जब रोगी वाहन के आगे जाने वाले वाहनों की चालक अपने पार्श्व दृश्य दर्पण में देखती हैं तो वे एम्बुलेंस शब्द को सीधा देख पाता है। हमारा अगला क्वेश्चन था कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में 2 अंतर बताइए। तो इसका सही जवाब था कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में 2 अंतर जैसे पहला अंतर है कि उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारा पतला होता है और अवतल लेंस के बीच में पतला तथा किनारा मोटा होता है। अगला अंतर है कि उत्तल लेंस में वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाती हैं लेकिन अवतल लेंस में केवल आभासी प्रतिबिंब बनाती है। हमारा अगला क्वेश्चन था कि तापमापी में पारा का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसका सही जवाब था कि तापमापी में पारा का उपयोग निम्नलिखित कारणों से किया जाता है। पहला कारण है कि पारा कांच की नली को गीला नहीं करता है। दूसरा कारण है कि पारा का प्रसार प्रत्येक ताप पर एक समान होता है। तीसरा कारण है कि पारा ऊष्मा का सुचालक होता है। चौथा कारण है कि पारा का हिमांक -30 डिग्री सेल्सियस एवं क्वथनांक 356 डिग्री सेल्सियस होता है। अतः यह ताप की लंबी पारस में कार्य कर सकती है। तीसरा कारण है कि यह सरलता से शुद्ध अवस्था में मिल जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन एक मिलान क्वेश्चन था, तो चलिए इसे हम लोग मिलाते हैं। यह इस प्रकार होता है कि गीजर विद्युत धारा का उसमें प्रभाव होता है। विद्युत घंटी, तो विद्युत घंटी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से कार्य करती है। अगला था फ्यूज, तो फ्यूज कम गलनांक के पदार्थ हैं। अगला था विद्युत धारा का प्रवाह, तो विद्युत धारा का प्रवाह बंद परिपथ में होती है। अगला था 2 सेलों का संयोजन, तो यह बैटरी कहलाता है। हमारा अगला
हमारा अगला क्वेश्चन था कि किसी पुष्प का चित्र बनाकर उसमें जनन अंगों का नामांकित कीजिए। तो आप लोगों को इस तरह एक चित्र बनाना था और नामकरण इस प्रकार करना था। तो दोस्तों आप लोग कितने क्वेश्चनों को सही बनाए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।